इनपुट दिया था, सपोज आप ऐसा इनपुट दे रहे थे, तो वैसा ही आपको यहां पर आउटपुट मिल गया पॉजिटिव साइकिल के लिए। करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे नीचे की तरफ। क्लियर है? अगर पूरे साइकिल में पता करना तो कैसे फ्लो करेगा? देख ये प्लस है, करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया, नीचे आया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, जैसे ही आप पहुंचा इधर रास्ता टूटा हुआ था, इधर गया, इधर गया, यहां पहुंचा इधर रास्ता टूटा हुआ था, इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, लूप कंप्लीट हो गया। अक्सर करंट की दिशा में थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तू ऐसे समझ ले, वो हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, खत्म कहानी। तू करंट की दिशा छोड़, तू ऐसे समझ ले, कोई ना पूछा करंट की, ऐसे समझ ले, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, भैया हमको यहां पर आउटपुट मिल गया और सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम चलते हैं अगले साइकिल पे। बोला सर ये प्लस है, ये माइनस है, तो अगले साइकिल पर सर जब ये माइनस और ये प्लस होगा, मतलब जब उल्टा आ जाएगा, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, और ये तुम्हारा हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। मान ले ये ए पॉइंट है और मान ले बी पॉइंट है। अब ध्यान से देख सर, ये पी टाइप है, देख ये माइनस तो ये भी माइनस, मतलब लो पोटेंशियल तो लो पोटेंशियल। सर ये पी टाइप नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, टूट गया, रिवर्स वाइज। सर ये प्लस है, प्लस 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 प्लस, सर ये भी प्लस आ जाएगा। मैंने कहा भैया अब चेक करके देख, सर ये पी टाइप है, ये एन टाइप, ये डायोड है, इधर पी टाइप इधर एन टाइप, पी टाइप प्लस से जुड़ा हुआ है, तो इट विल बिहेव लाइक ए क्लोज वायर, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज माइक है। ठीक है, नेक्स्ट। बोला सर जी ये पी टाइप और एन टाइप, देखो ध्यान से, सर ये पी टाइप और वो एन टाइप, इधर पी टाइप एन टाइप प्लस से जुड़ा हुआ है, एन टाइप प्लस से पॉजिटिव में, एन टाइप में हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, तो रिवर्स वाइज में सर्किट टूट गया। ठीक है सर जी, सर ये माइनस है, देखो माइनस है, इस डायोड के मुंह पे माइनस है, मतलब इसका जो एन टाइप है वो एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, या जो इसका एन टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल से लो पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज हो गया। अब चेक करके देख ले। बोला सर जी देखो अगर ये पॉइंट बी है, बी 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 हाई पोटेंशियल 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 हाई पोटेंशियल। सर यहां पर सर ये लो पोटेंशियल 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 लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। फिर से देख ले, सर ये क्या ए ए ए नहीं जा सकते उधर, ए कूदे ए ए, इसका मतलब ये यहां का जो पोटेंशियल है, अगर डायोड आइडियल है तो जो पोटेंशियल यहां का होगा, मान ले 0 है तो 0 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 0, मान ले 10 वोल्ट है, 10 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 10, तो यहां पे 10 यहां पे 0, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां आपने अप्लाई किया वही सेम एज इट इज वहां मिल गया। लेकिन वहां एक अच्छी बात क्या मिली, बोले सर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करंट की दिशा तो नीचे ही मिलेगी। यहां भी ये हाई पोटेंशियल था और ये लो पोटेंशियल था, ये हाई पोटेंशियल था और ये लो पोटेंशियल था, मतलब आप ए और बी को दिमाग से निकालो, आप ये देखो इस पॉइंट में कि आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आउटपुट ले रहे हो आप, तो यहां हाई पोटेंशियल मिल रहा है, यहां लो पोटेंशियल मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस में करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, इन्हें पहले भी इस रेजिस्टेंस में करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था, इसका मतलब जैसे पहले आपको आउटपुट मिला वैसे ही अब आपको आउटपुट मिल जाएगा, करंट की दिशा उल्टी हुई नहीं। उसी प्रकार से अगला साइकिल जब पॉजिटिव आएगा फिर से ऐसे मिल जाएगा, उसी प्रकार से उल्टे वाले को भी सीधा कर देगा। ये इसकी वर्किंग है। बोर्ड में सवाल आए, ठीक है, तो इसी बात को ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना कि फॉर द फर्स्ट साइकिल, समझ आ रही बात, ऐसे ही एक्सप्लेन कर देना कि फॉर द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ये फॉरवर्ड बेस हो जाता है, ये रिवर्स बेस हो जाता है, तो जो फॉरवर्ड बेस हो गया उसको मैं बाय से रिप्लेस कर दिया, एंड विद द डायोड व्हिच दिस डायोड इज वर्किंग इन रिवर्स बेस डायरेक्शन, देन इट इज बिहेव लाइक ए टूटा हुआ सर्किट, ओपन सर्किट, सो उसके बाद नया सर्किट डायग्राम बना दिया, फलाना निकालना, सब एक्सप्लेन कर देना फॉर नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, तो ये लिखे हुआ है, यही चीजें मैंने यहां पर समझाने की कोशिश करी थी कि यहां पर ये वाला डायोड और ये वाला डायोड फॉरवर्ड बेस हो गए थे, ये दोनों रिवर्स बेस हो गए थे, यहां पर ये वाला और ये वाला रिवर्स बन गए थे, वो दोनों फॉरवर्ड बन गए थे। इसी बात को थ्योरी में एक्सप्लेन कर देना, शायद थ्योरी मेरे पास यहां पे है नहीं, ठीक है, लेकिन यही है पूरा। याद रखने का इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाफ वेव में एक डायोड, फुल वेव में 2 डायोड, रेक्टिफायर में 4 डायोड, खत्म। हाफ वेव में नीचे वाले उड़ा दो, फुल वेव में नीचे वाले को उल्टा कर दो, और रेक्टिफायर को भी नीचे वाले को उल्टा कर दो। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2f0 की, बस इतना ही काफी है। क्लियर है? इसके बाद अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज और है मेरे भाई, वो प्लीज आप कॉपी में लिख लें, अभी कॉपी में। ये है एंड गेट का सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ये एंड गेट का ये जो हुआ करता था, ये सर्किट डायग्राम नहीं होता था, ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता था। एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, और गेट का जो सर्किट डायग्राम होता है, सॉरी आगे और करनी लाएगा मैं, लिखा था ये सही है, बस इतना ही बहुत है, ये इतना काफी है एक स्लाइड में। एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, और गेट का सर्किट डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, और में दोनों रेजिस्टेंस सीधे सीधे आगे की तरफ होते हैं, सॉरी दोनों डायोड आगे की तरफ होते हैं, और एंड गेट में उल्टे टाइप होते हैं। इसकी वर्किंग मैं भले ही समझा दूं, इसकी वर्किंग मैं तेरे को भले ही समझा दूं, ठीक है, लेकिन कोई तुझसे वर्किंग नहीं पूछने वाला, वो तुझसे सवाल डायरेक्टली पूछेगा कि भैया हमको बता दो और गेट और हमको बता दो एंड गेट का सर्किट डायग्राम। हमारी बात, जैसे कि इसमें ज्यादा नहीं 2 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोले भाई साहब विद द हेल्प ऑफ द अरेंजमेंट, बोले बताओ कौन सा गेट है ये गेट कौन सा है, बोले भैया इसमें उल्टे उल्टे पीछे पीछे की तरफ लगे हुए हैं, बोले भैया एंड गेट है। याद रखना इसको, याद रखना बिल्कुल, मतलब ये तुम्हारा और का हो गया, इसको निगाहों में बसा लेना। ये पिछले 15 साल में ये सवाल 2 से 3 बार पूछा गया है और डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई साहब और गेट का सर्किट डायग्राम बता दो क्या होगा, एंड गेट का सर्किट डायग्राम रिप्रेजेंट द और गेट, डायरेक्टली आएगा इस पे। एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग ये नॉट गेट, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अब आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग एनपीएन ट्रांजिशन इस्तेमाल करते हैं, एनपीएन पीएनपी एनपीएन, ठीक, जो हमारे ट्रांजिशन जो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो आई डोंट थिंक ये सवाल आएगा, लेकिन ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेट और एंड गेट। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ओके,
ठीक है बंधु, ठीक है। अब तुम कहोगे सर वर्किंग बता दो सर, और कैसे हो गया? मैं कहता और ऐसे हो गया, देख तू ऐसे समझ। सपोज ये जीरो और ये जीरो है, ठीक है सर, ये जीरो हो गया। मैंने कहा हाँ भैया ऑब्वियसली जीरो हो गया, ठीक है सर, ओके। तो सर ये हाइपोटेसिस, यहां पे तो आपने वैसे जीरो कर रखा है। मैंने कहा ठीक है, या पहले जीरो जीरो की वजह, पहले 1 0 से समझ। मान ले ये 1 है और ये जीरो है, तो 1 का मतलब क्या होता था? लेक्चर नंबर 1 याद, स्टार्टिंग में याद कर, 1 का मतलब होता था हाई सिग्नल, या हाई तूने अच्छी खासा तूने हाई सिग्नल दे दिया, या फिर तूने 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो ये 1 का मतलब हो गया कि सपोज तूने इसको 5 वोल्ट कर दिया, 5 वोल्ट। 1 का मतलब ये तो होता था, पहले लेक्चर याद कर, मैं ऐसे लिखाया था 1 0, इसका मतलब क्या होता है? हाई सिग्नल। इसका मतलब होता है स्विच को बंद कर दिया, स्विच ऑन, इसका मतलब होता है +5 वोल्ट। ऐसे कराया था मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल। बोले सर अगर मान के चलो इसको बंद कर दिया, +5 वोल्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है, तो सर ये अगर +5 वोल्ट हो गया और सर ये जीरो है, तो सर ये किस में आ गया? सर ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया। अच्छा फॉरवर्ड वाइस में आ गया, तो अगर ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया तो ये वायर बन जाएगा, तो ये 5 तो ये भी 5। इसका मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये 0 है और ये 5 है, तो इसके अक्रॉस तुझे आउटपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया, समझ गया? अब आउटपुट मिल गया मतलब तूने ये ए था, ये बी था और ये आउटपुट था, ठीक। तूने जब ए को 1 रखा, बी को 0 रखा, तो आउटपुट मिल गया, तो ये बना गया। कैसा आउटपुट मिल गया? बोले जैसे यहां पे 1 रखा, 1 का मतलब बूलियन अलजेब्रा में 1 रखा है। वैसे तो 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी तूने, ऐसे ऐसे, ये ले 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक। तो 5 वोल्ट भैया फॉरवर्ड वाइस आइडियल डायोड मान ले, तो 5 5 5 5 ये अर्थिंग कर दिया, 0 5। इसका मतलब क्या हो गया? आउटपुट हमको इस रेजिस्टेंस का क्रॉस कितना मिला? 5 वोल्ट। यहां पे तेरे को करंट मिल जाएगा, बल्ब रखेगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है सर जी। दूसरे केस में अगर मैं ऐसा बोल दूं यहां पर कि सपोज इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो इसका मतलब ये 0 ये 1, इसका मतलब यहां पे 5 वोल्ट लगा दिया, तो ये +5 ये फॉरवर्ड वाइस, तो करंट ऐसे, ये 5 तो ये 5 तो ये 5 तो ये 5, फिर से आउटपुट 1 मिल गया। तीसरे केस में मैंने दोनों को ही 1 1 कर दिया, ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब इसको भी 5 वोल्ट, इसको भी 5 वोल्ट, ये भी फॉरवर्ड वाइस, ये भी फॉरवर्ड वाइस, तो इसका मतलब यहां से ये इसमें तो दोनों ही काम कर गए, फिर भी 5 वोल्ट आ जाएगा यहां से, ठीक। इसका जब दोनों 1 1 करा तो ये भी 1 मिल गया। जब तुमने दोनों को ही 0 कर दिया फिर तो कहानी खत्म हो गई। जैसे तूने यहां पर इसको 0 करा, इधर बैटरी साइड कुछ लगाई नहीं तूने, पर ये 0, तो इसका मतलब यहां से आउटपुट क्या मिल जाए? सर ये तो 0 है, आउटपुट 0, खत्म कहानी। तो ये किसका होता था कि जब दोनों 0 था आउटपुट 0, कोई भी एक है तो आउटपुट बनिए, और का होता था। अब ये वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी मैंने समझाई इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम कि और का सर्किट, मैं ऐसे याद करता हूं, और के सर्किट डायग्राम में दोनों डायोड राइट साइड होते हैं, ऐसे होते हैं। उसी प्रकार एंड में, एंड के लिए ये रहा सर्किट डायग्राम, मैं यहां से समझा देता हूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ठीक है। बोले आप ऐसे समझो, एंड में क्या होता था कि सर एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको 0 कर दिया और इसको 1 कर दिया, ठीक है, ठीक है। एंड में ऐसे देख ले, ये ए बी और ये आउटपुट वाई, एक को 0 रखा, एक को 1 रखा, ठीक। तो सर ये बताओ, सर यहां पे आपने बैटरी लगा रखी है, इसका मतलब ये 0 है तो ये बी है, तो ये हाई पोटेंशियल आ गया। सर इसका मतलब पी टाइप जो है वो हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसका मतलब फॉरवर्ड वाइस में आ गया। और अगर ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया तो इसको तू वायर से रिप्लेस कर देगा, ये 0 तो ये 0 तो ये 0, इसका मतलब सीधी सी बात ये है, ये 0 आ जाएगा तो यहां पर तुम्हारा बी वोल्ट, ये 0 तो यहां पे मिल गया तुमको आउटपुट। एक बार फिर से देख ले, ये 0, ये 10 वोल्ट की बैटरी मान ले, तो यहां 10 वोल्ट आ जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइस, क्योंकि पी टाइप ज्यादा पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड वाइस आ गया, फॉरवर्ड वाइस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? वायर बन जाएगा। अगर ये वायर बना, बोलो एक मिनट, सॉरी उल्टा, एक मिनट, आराम से रुक जा, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, देख ध्यान से। मान ले ये 1 था और ये 0 था, मैंने कहा ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है सर जी। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है सपोज, ठीक, ये 0 तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है सर। ये हाई पोटेंशियल है, मैंने कहा हाँ ये हाई पोटेंशियल है, तो ये पी टाइप हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो फॉरवर्ड वाइस हो गया, ठीक है सर जी। फॉरवर्ड चेक करके देख ले, एक मिनट, ये 0 यार, मेरा भी दिमाग को क्या हो गया भाई, 0 0, ठीक। मान ले इसका मैंने इनपुट 0 दिया, मतलब बैटरी साइड कुछ नहीं लगाई, ऐसे समझ ले, 0 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये पी टाइप है, पी टाइप जुड़ा हुआ है इससे हाई पोटेंशियल से, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस, फॉरवर्ड वाइस हो गया तो वायर की तरफ बिहेव करेगा, तो अगर ये वायर की तरफ बिहेव करेगा तो इसका मतलब ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0। हम आउटपुट यहां से ले रहे हैं, दिस इज द बाई आउटपुट, हम आउटपुट इस जगह से ले रहे हैं, इस जगह से आउटपुट ले रहे हैं, तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसा बना हुआ है, ये ऑलरेडी 0 वोल्ट है, अर्थिंग कर रखी, और अगर ये 0 है तो बाई भी 0 आ गया, तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिला? 0। इसका मतलब आपने इसको 0 रख दिया, तो ये 0 तो 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये 0 है, तो इसका मतलब आउटपुट इज 0। आपने इसको 0 रखा तो आउटपुट 0 आ गया। चाहे आप यहां पर 0 रखें तो भी आउटपुट 0 आएगा, चाहे आप 1 रखें तो भी आउटपुट ऊपर से तो आएगा ना 0। आप या बैटरी कुछ भी कर दो, ऊपर से तो आएगा ना, ये फॉरवर्ड वाइस में आ गया तो इसका मतलब ये 0 तो ये भी 0 हो गया, ये 0 ये 0, ये चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब कोई भी एक 0 हो गया तो आउटपुट तो 0 आ रहा है। अब अगर सपोज ये 1 है, मान के चल ये 1 है और ये दोनों 1 1 है, तो 1 का मतलब है इसको बैटरी से कनेक्ट करना, तो मतलब कुछ ऐसा हो गया कि आपने इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और आपने इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दोनों को आपने मान लो 20-20 वोल्ट लगा दिया थोड़ी देर के लिए। बोले ठीक है सर जी, सपोज आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी एग्जांपल के तौर पे, तो आप सीधा बोलोगे सर जी देखो ये हो गया, तुम्हारा क्या हो गया सर, ये 20 वोल्ट हो गया। मैंने कहा हाँ भैया, ये तुम्हारा हो गया हाई पोटेंशियल क्योंकि आपने बैटरी लगा दी, और ये इस साइड का हो गया तुम्हारा लो पोटेंशियल। ऑल दो यहां ये भी सेम रखा है, तो सेम रखोगे तो भी इनका पोटेंशियल कम ही आएगा, क्योंकि अगर ये 0 है और ये बी है तो इसका मतलब यहां भी थोड़ी ना होगा, ये 0 तो यहां 10 वोल्ट, तो यहां 10 वोल्ट से थोड़ा सा कम आना है, ये तो वैसे ही आपको दिख रहा होगा, लेकिन आसान भाषा में समझने के लिए मान ले ये 15 वोल्ट की बैटरी लगा दी तूने, तो ये हो गया भाई साहब बड़ा पोटेंशियल, उधर है छोटा पोटेंशियल, तो ये किसमें आ गया? बोले सर ये वाला सर ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है, तो इसका मतलब ये अब आ जाएगा रिवर्स वाइस में, क्योंकि
एन टाइप बड़े पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आपने इसको भी बैटरी से लगा रखा है, इसको बंद करने का मतलब क्या है, इसको बड़ी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये भी आपका आ जाएगा रिवर्स बायस में। इसका मतलब दोनों टूटे हुए सर्किट हो गए। और अगर ये दोनों टूटे हुए सर्किट हो गए तो मजा यहां से मिल जाएगा। बोले कहां से मिल जाएगा मजा? मैंने कहा भैया मजा यहां से मिल जाएगा कि अगर ये 0 है, ये मान के चल 10 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब तू चेक करके बता, ये वाई है तो ये वाई आ जाएगा, ये वाई आ गया। ठीक, तो जो अब आपने इसको भी तर्क कर रखा है ना, इसको भी तर्क कर रखा है आपने, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस आपको यहां पे क्या मिल जाएगा मेरे भाई? आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो कर जाएगा, यह हाई पोटेंशियल है, ऐसे करंट फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे जो भी आपने लगा रखा है रेजिस्टेंस उससे करंट फ्लो कर जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सपोज आउटपुट के लिए आपने यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, यहाँ से जाएगा करंट इस प्रकार से फ्लो कर जाएगा। 0 वोल्ट 0 वोल्ट 10 वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिल जाएगा। कब? जब दोनों को 1 रखा। तो अल्टीमेटली भाई ये वर्किंग, बिलीव मी, कोई आपसे नहीं पूछने वाला कि वर्किंग बता दो, ठीक है, कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपसे सवाल जरूर पूछ सकता है कि हमको बता दो इस सवाल में कौन सा और गेट का डायग्राम है, कौन सा एंड गेट का डायग्राम है। ये मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इसकी वर्किंग हमारे सिलेबस से हट गई है। ये हमारा होता है एनपीएन ट्रांजिशन, ठीक, ये ट्रांजिशन हमारे सिलेबस से हट गया है, तो इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। इसको लिए आप चाहो तो इसको हटाओ, लेकिन आप ये दोनों चीज कॉपी में अभी नोट कर लो, ये दोनों चीज, दिस इज द डायग्राम गेट फॉर और एंड दिस इज द सर्किट डायग्राम गेट फॉर एंड। क्लियर है? इसके बाद मेरी बात सुन, हमारा आता है पीएनपी ट्रांजिशन। पीएनपी मतलब समझ गया? बोले सब पी को, एन को और पी को, पीएन जंक्शन पड़ा था, पी और एन को जोड़ा था, उसी प्रकार से पीएनपी कर लो, पी को एन को और पी को जोड़ दो ऐसे। तो पीएनपी जैसे पीएन जंक्शन पड़ा था, पी टाइप और एन टाइप को जोड़ा था, उसमें केवल 2 जोड़े थे, एक अमरीश पुरी था उसमें केवल। अगर मैं पीएनपी में 3 जोड़ दूं, मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहां पे 2 अमरीश पुरी आ जाएंगे, ठीक। या अगर मैं ऐसे बोलूं कि एनपीएन का कनेक्शन ले लूं, यहां पे एन, यहां पर पी, यहां पर एन, 3 सेमीकंडक्टर को ऐसे जोड़ ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक। इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं एज ए एम्पलीफायर, एज ए स्विच। ये सारी कहानी इसी में। ट्रांजिशन में 3 तरह के ट्रांजिशन होते हैं, कॉमन एमिटर ट्रांजिशन, कॉमन बेस ट्रांजिशन, कॉमन कलेक्टर ट्रांजिशन। ये सारी चीजें हमारे सिलेबस से हट गई है, नॉट इन द सिलेबस। जेईई मेंस ने सबसे अच्छा काम किया ये हटा के, क्योंकि ये पढ़ने में बच्चों को मौत आ जाती थी, समझ में नहीं आता था उनको कि भाई साहब ये एनपीएनपी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेबस में है नहीं। अब क्योंकि आप अपने मॉड्यूल देखते हो, मॉड्यूल में सभी सवाल होंगे, वो सारे सवाल छोड़ देना। आप किताबों को पढ़ते हो, किताबों में सभी क्वेश्चंस होंगे, वो सब छोड़ देना। जहां ये लिखा आ जाए अल्फा बीटा, ठीक है, एनपीएन, पीएनपी, ट्रांजिस्टर, जहां ऐसे वर्ड लिखे आ जाए क्वेश्चन में, समझ जा रहा है वो सिलेबस से हट चुका है, तो प्लीज वहां पे टाइम वेस्ट मत करना। तो अब सेमीकंडक्टर में जो बचा है वो केवल क्या बचा है? बचा है लॉजिक गेट, उसके बाद जेनर डायोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, बेस सवाल, सर्किट डायग्राम और थोड़ी सी थ्योरी। इतने में ही तेरे सारे सवाल कवर हो जाते हैं। मैंने पीपीटी बनवाया, मैंने तुम्हारे लिए वो टाइप करवा के कल अपलोड करवा दिया था, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। उसमें तुम्हारे सारे सवाल हैं, कम से कम 120 सवाल है। सारे सवाल आई थिंक 120 में से 100 सवाल तो तू बना ही लेगा। और तीसरा पिंकी प्रॉमिस आपका, ये चौथा, तीसरा नहीं, एक और दे रहा हूं, चौथा पिंकी प्रॉमिस ये है बेटा कि आप सेमीकंडक्टर के वो सारे सवाल लगाओ, सारे सवाल लगाओ। आ रही बात समझ में? मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अगर समय मिलेगा तो उन 120 सवालों में से जो मुश्किल सवाल हैं, ठीक है, मैं उनकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा अगर मुझे समय मिलेगा तो, अभी। वरना जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तो मैं बेफिक्र होकर कर दूंगा, फिर टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी के लिए तो जानता ही है कि थोड़ा सा मेरे ऊपर भी लोड ज्यादा चल रहा है, कुछ यूट्यूब की क्लासेस भी चल रही है, अभी तुम्हारी समरी लेक्चर भी रिकॉर्ड कर रहा हूं यार, वो वाला मैग्नेटिज्म वाला, ठीक है। तो अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको, क्योंकि 120 में से जो 20 सवाल मुश्किल होंगे सेमीकंडक्टर के, दैट आई विल डिस्कस। अभी हो पाएगा तो कर दूंगा, हाल फिलहाल में एक मतलब 10-12 दिनों में जैसे मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जैसे सिलेबस हमारा पूरा हो जाएगा तब मैं मेंटली फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं इस प्रकार के कामों के लिए लग जाऊंगा आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। सारी चीज समझ में आ गई हो तो थंब अप टाइप करें और इसको भैया नोट करें, और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है, बोल नहीं करना बे, चैटिंग ऑन करनी है, चैटिंग ऑन, नो नीड, कोई बात नहीं बेटा, नो नीड, हाँ ओके, ठीक है। चल इसको नोट कर, तू पहले ये दोनों नोट कर, मैं नहीं मानूंगा, तो नोट करना पड़ेगा तेरे को, अभी कभी नोट कर जल्दी से। सीक्वल साथ साथ, बहुत ही बढ़िया। चल भाई अब शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 1 जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। ड्रॉपर में इस बैच को पढ़ाया जाता है 4 लेक्चर में, ठीक है। मैंने इसकी कैलकुलेशन रखी है अपने बैच में 7 लेक्चर, मैं कोशिश करूंगा 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 7 लेक्चर इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। पहले मैं इसके वेटेज बता देता हूं, क्योंकि आप लोग सबसे पहले इस बात पे इंटरेस्टेड रहते हो कि भाई क्या वेटेज है इसका। जेईई मेंस में इससे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो सवाल बहुत ही इस टाइप का सवाल होता है, जैसे कि मैग्नेटिज्म में ये पूछना कि चार्ज पार्टिकल की रेडियस कितनी होगी अगर बी वेलोसिटी के साथ फेंक के मारोगे तो। जैसा आपने नहीं पढ़ा मैग्नेटिज्म, लेकिन आपने R बराबर mv by q याद कर लिया, ठीक है, तो वहां से आप जेईई मेंस के सवाल करके ले जाओगे आप, ठीक। उसी प्रकार से यहां पर है, तो वेव ऑप्टिक्स में जेईई मेंस के सवाल को सही करवाना इसमें बहुत आसान काम है, ठीक है। वो तो डेफिनेटली सही करेगा, डेफिनेटली एकदम। लेकिन एडवांस के लिए ये वाला चैप्टर, एक सवाल हर साल इससे आता ही आता है। इस साल जो सवाल आया था वो हमारे क्लास नोट से एज इट इज आ गया था, ऑलमोस्ट उठ के, ठीक है।
और उससे पिछले साल जो आया था वो भी ऐसे ही आया था, ठीक है, रिपीटेडली, ठीक है। मतलब मैं पिछले 4-5 साल के बारे में अगर बात करूं इस चैप्टर से, तो जितने एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं इससे ऑलमोस्ट क्लास के डिस्कशन से आए हैं जो मैंने पढ़ाया। इसका मतलब एक सवाल एडवांस में पक्का है, ठीक है, एक सवाल एडवांस पक्का है, और बढ़िया तरीके से अगर तू क्लास अटेंड करेगा पेशेंस के साथ, ठीक है, पेशेंस के साथ अगर तू अटेंड करेगा तो एडवांस का सवाल अगर एक आएगा तो डेफिनेटली तू वो सही करके आएगा। एंड अगेन सवाल एडवांस के ऐसा बोला जाता है कि वेब ऑप्टिक्स से टफ सवाल आते हैं जो जल्दी बच्चों से नहीं बनते हैं, ऐसा मार्केट में बोला जाता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि बढ़िया तरीके से पेशेंस के साथ इस लेक्चर का मजा लेना। 70 to 80% एडवांस के क्वेश्चंस तू इसके एडवांस के क्वेश्चंस ऐसे कर लेगा जैसे तूने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे, जैसे तूने उसके बाद के चैप्टर्स में किए थे, जैसे तूने पहले पिछले साल सेंट्रोमास वगैरह में किए थे, बाकी चैप्टर्स में किए थे। क्लियर है? ठीक है सर। तो बोले सर इसमें पढ़ना कहां है सर, ये बता दो सर। मैंने देख पढ़ना इसमें ये है, ये इसका नाम क्या है, ऑप्टिक्स। कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये ऑप्टिक्स ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऑप्टिक्स अलग था, ठीक है, वो वाला ऑप्टिक्स की कहानी अलग है जिसमें हम लोग लेंस लगाते थे, मिरर लगाते थे, वो ऑप्टिक्स तो भैया आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग मजे मजे से, ठीक। बोले ऑप्टिक्स का मतलब क्या? स्टडी ऑफ लाइट। तो इससे पहले मुझे वो सारी कहानी आपको समझानी पड़ेगी जो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक ठीक। अभी थोड़ी कहानी है, सुन मजे से ले। बोले तुझे याद होगा मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया था इस बात को लेकर। बोले सबसे पहले इस बात की बहुत ही लड़ाई झगड़ा था कि लाइट होती क्या है, इसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर या वेव नेचर, ठीक, जहां से मैंने मॉडर्न फिजिक्स उठाया था। बोले सर जी यहां पे दो ग्रुप बटे हुए थे, एक था हमारा न्यूटन का ग्रुप, लिखना मत कुछ भी। बोले हाँ सर जी, न्यूटन ने दी थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी। बोले ठीक है सर जी, इन्होंने बोला था कि जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। बोले ठीक है भाई साहब, ओके, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ साथ एक मिनट को, टीवी बंद हो गया, तुम दिखना बंद हो गए हो, ठीक। इसके साथ साथ इन्हीं के आसपास 10-12 साल आगे पीछे का डिफरेंस था, एक थ्योरी और चल रही थी जिनको बोलते थे, जिनको लीड कर रहे थे हाइगन्स। वो बोलते थे कि लाइट का जो नेचर है वो वेव है, ठीक है भैया, उसको हमने बोला था कि हाइगन्स थ्योरी। इनके फॉलोवर बोलते थे भैया लाइट इज अ वेव है, ये कहते थे पार्टिकल है। तो शुरू में न्यूटन जी की बात सब लोगों ने मानी क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था फिजिक्स में, इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया। लेकिन जैसे वक्त बीतता चला गया न्यूटन जी की भी कुछ 2-4 गलतियां समझ में आ गई लोगों को, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि न्यूटन जी ने बोला था कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है जबकि कम होती है, गलती समझ में आ गई, ठीक है। इस प्रकार से कुछ गलती और, इनकी एक आध गलती और पता चली तो लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया कि यार ये भी सही कह सकते। ये शुरू में वेव कह रहे थे कि लाइट का नेचर वेव होता है, ठीक है भाई, सब वेव होता है। लोगों ने इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि लड़ किससे रहे हो, न्यूटन से, और दूसरी वजह ये थी कि ये वेव, जब इन्होंने लाइट को वेव माना तो कुछ फिनोमेना ऐसे थे, कुछ चीजें ऐसी थी जो ये खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। वो चैप्टर में देखेंगे हम लोग। इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, थ्योरी बना के दुनिया के सामने पेश किया कि देखो लाइट जो होता है ना ये एक तरीके से जो है वेव नेचर होता है। तो ये लाइट को ही, लाइट आप सब लोग जानते हैं ट्रांसवर्स होती है, ठीक है, लेकिन लोगों ने उसको शुरू में इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया तो इनकी गलती शुरू में पकड़ी गई, ठीक है, तो मतलब इनको फॉल्ट नजर आने लगे। फिर उन्होंने वेवफ्रंट का कांसेप्ट दिया, फिर जब वेवफ्रंट का कांसेप्ट इनसे सवाल पूछा गया तो वो सवाल का जवाब ये लोग नहीं दे पाए, ठीक है। क्या सवाल था वो मैं थोड़ी देर बाद धीरे-धीरे तुम्हारे सामने पेश करूंगा। तो अल्टीमेटली इनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी लगे रहे। बखेड़ा फिर से तब खड़ा हो गया जब इन्होंने ये प्रूव कर दिया बाद में जाके, पहले मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया, ये हाइगन्स तो चले गए लेकिन इनके फॉलोवर आए, उन्होंने बोला कि सर लाइट प्लस लाइट, रोशनी प्लस रोशनी बराबर अंधेरा। पहले इन्होंने पेन कॉपी पे दिखा दिया, लोगों ने सीरियसली नहीं लिया यार ऐसा क्या है, लेकिन इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि रोशनी प्लस रोशनी को मिलाओगे तो अंधेरा बन सकता है, तो फिर लोगों का ध्यान गया, बोले भैया सही कह रहा, रोशनी प्लस रोशनी बराबर अंधेरा, ये कैसा हो सकता है? बोले ये तभी हो सकता है जब लाइट के पास कैसा नेचर हो, वेव नेचर हो। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिखा दिया। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो हमारे सिलेबस में है और 80% 90% क्वेश्चन हमारे वहीं से आते हैं, जिसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखते हैं कैसे 2 जगह से रोशनी भेजने पर किसी पर्टिकुलर जगह पर हमको अंधेरा दिखता है। हो सकता है इस पर हम लोग नेक्स्ट या उससे अगले लेक्चर में पहुंचे। ऑल क्लियर? ठीक है सर जी, ओके। तो जैसे ही इन्होंने इस बात, पहले तो इन्होंने बोला अब बोलने से क्या होता है, प्रूव करके दिखाओ, फिर जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूव कर दिया फिर लोगों ने इनकी बातों को सीरियसली मानना शुरू कर दिया, कह रहे भैया सही कह रहा, और इनकी गलतियां पकड़ में आने लगी। तो फिर सब लोगों ने कहने लगा कि भैया लाइट के पास नेचर क्या है, बोले वेव नेचर है। ये बखेड़ा फिर से वापस शुरू हो गया जब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1920 के आसपास, जब ये लोग भी शांत थोड़ी ना बैठे थे, इन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक कर दिया और उसको एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन उसका दे दिया, डेमो दे दिया, एक्सपेरिमेंटल डेमो, ठीक। और फोटो इलेक्ट्रिक में लाइट का पार्टिकल नेचर हम लोग मान के चलते थे, तो फिर यहां से समझना बोले पार्टिकल नेचर है, यहां से समझना बोले लाइट नेचर है, फिर समझौता करा, बोले लड़ाई मत करो भैया, समझौता ये है जिसके लिए लड़ रहे हो वो खुद बेवफा है। कभी वो इसकी है, कभी वो इसकी है, कभी वो इसकी है, कभी वो इसकी है, तो जिसके लिए लड़ रहे हो वो खुद ही बेवफा है, तुम आपस में मत लड़ो, ठीक। लेकिन उस बेवफा की कुछ खासियत है कि एट अ टाइम वो एक ही के साथ रहेगी, ठीक है, या तो इसके साथ रहेगी या फिर इसके साथ रहेगी। इसलिए कुछ फिनोमिना हम केवल पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ फिनोमिना हम उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन कर देते हैं। समझ में? हाँ, ठीक। इसको हम लोग बोल देते हैं कि लाइट का डुअल नेचर है। आगे बात समझ में? ओके, रिलेटेबल कह रहा, बहुत रिलेटेबल है। मैंने कहा भाई साहब, तो हमें जो पढ़ना है ना, अब ध्यान से समझ, हमें पढ़ना है यहां से यहां तक की कहानी, ये कहानी हमको पढ़नी है। इसके बाद की कहानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आप ऐसा समझो कि ये एक तरह से मॉडर्न फिजिक्स का ही हिस्सा है ना, इसलिए मॉडर्न फिजिक्स का हिस्सा। हमको ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये वाला पार्ट, ठीक। ये वाला पार्ट पढ़ने का मतलब ये लोग क्या कह रहे थे हमें ये पढ़ना है। जैसे आप लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते थे, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर रुदरफोर्ड थ्योरी आपने पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा? अब उसमें दी गई हिस्ट्री तो पढ़ी हमने, है, अपना दिमाग थोड़ी ना लगाया, जो एक्सपेरिमेंट कर हमने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया। वो एक्सपेरिमेंट के बाद किस तरीके से हमको वहां पे बिहेवियर देखने के लिए मिला, बिहेवियर देखा हमने, थ्योरी तो पढ़ी, थॉमसन ने तरबूज थमा के दे दिया था, तो हमने वो जोश से बोला हमने पढ़ा। इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट फिजिक्स, इसमें अपन अपना दिमाग कम लगाते हैं, ठीक, कि हमारे सामने ऐसी चीज इंफॉर्मेशन आई है,
हम अपना दिमाग कब लगाते हैं? हम अपना दिमाग लगाते हैं जब हमारे सामने कोई कंसेप्ट आया और उससे बेस, तो यहां पर स्टार्टिंग में तो वही चलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हम इन पढ़ेंगे, फिर हमारे अपने दिमाग वाली चीजें स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये कहानी है। तो अब इसका मतलब हमारे सामने जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है लाइट का कौन सा नेचर मेरे भाई, वेव नेचर लाइट का पढ़ना है, और इसके डिटेल में हमको देखना है कैसे लाइट प्लस लाइट बराबर क्या हो जाती है, अंधेरा हो जाती है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पहले इनको समझना पड़ेगा कि ये लाइट को एक्सप्लेन कैसे कर रहे थे, और इन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया जिसका नाम था वेव फ्रंट। तो मैं यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं, वेव फ्रंट। जिन बच्चों ने पिछले साल साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था, मैंने साउंड वाला याद कर, साउंड के मैंने 2 रिकॉर्डेड लेक्चर दिए थे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहां पर साउंड के लिए पढ़ा था मैक्सिमम मिनिमम, याद है ना, पार्ट डिफरेंस, उसके बाद ये थे मैंने पार्ट डिफरेंस, है ना, पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा हो। कितने बच्चों को याद आ रहा है? कितने बच्चों को ये याद आ रहा है कि साउंड में हमने वेव फ्रंट पढ़ा था? कितने बच्चों को ये याद आ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें पढ़ी थी? जरा टाइप करके बताना मुझे, सारे बच्चे, सारे बच्चे है वही सेम एज इट इज इस चैप्टर में, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा और रिलैक्सिंग है, ठीक है, इसलिए तुम्हारे लिए और रिलैक्सिंग है ना। साउंड में मैं एक बार रिकॉल करा, साउंड में हम लोगों ने क्या पढ़ा, साउंड का इंटरफेरेंस हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 2 वेव आती हैं, दोनों मिलती हैं, है ना। तो फिर हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब वहां पर जो इंटरफेरेंस कराया था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था, ठीक है। वहां पर एम्पलीट्यूड जो है कभी मतलब एम्पलीट्यूड के फंक्शन निकल के आए थे, a बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a टू cos थीटा इनटू cos फाई, cos फाई को हम लोग क्या बोलते बोला करते थे, उसको बोला करते थे फेज डिफरेंस बोला करते थे, ठीक है। और फिर पार्ट डिफरेंस का कांसेप्ट लेके आए थे, 2 सोर्स के बीच का, अगर 2 सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस अगर वक्त के हिसाब से कांस्टेंट होता है तो उसको कोहेरेंट सोर्स बोला था, ठीक है। ये सारी कहानी याद है ना, ये सारी कहानी आज के लेक्चर में जाइए। तो अगर किसी बच्चे को आता है तो वो उसको बहुत बढ़िया पेशेंस के साथ मजे लेना, और अगर किसी को नहीं आता है, किसी का बैकलॉग है, कोई भूल गया है, किसी का बेस्ट 11th, तो उसको यहां अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, आप बढ़िया तरीके से समझ लेना। ही परी यहां अच्छे से समझ लोगे तो आपके साउंड के वो सारे सवाल बन जाएंगे। या तो साउंड में अच्छे से पढ़ लेगा तो यहां के सारे सवाल बन जाते हैं, या यहां अच्छे से पढ़ लेगा तो साउंड के सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर है? मैक्सिमम तो चलता दिख रही है, बैकलॉग है, कोई बात नहीं, बैकलॉग तो परेशान का हो रहा है यार, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा ना, मैं थोड़ी ना ये मान के चल रहा हूं आपको आता हो तो आपको उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक बोले, ठीक है सर। बोले क्या होता है वेव फ्रंट? मतलब पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। बोले वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल, मैं बहुत ही शॉर्ट में लिखूंगा, वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। बोले मतलब क्या? मैं मतलब समझ, क्योंकि चैप्टर का नाम है वेव, वेव ऑप्टिक्स है तो वेव ना, अब वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स भले ही हो, लाइट के बारे में पढ़ लेंगे, है तो वेव ना। बोले हां सर। वेव का मतलब क्या होता था? बोले डिस्टर्बेंस। बोले हां सर जी। जब एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का ट्रांसफर हुआ करता था विदाउट द बल्क ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के बिना ट्रांसफर हुए जब एक जगह से दूसरी जगह हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती थी, उस फिनोमेना को हम लोग बोला करते थे वेव। इस वेव के 2 हिस्से हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। इसके 2 हिस्से और बचते हैं, एक बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने पढ़ लिया, और दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम वही चीज फिर से पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या होता है? मैं वेव फ्रंट को देसी भाषा में समझाने के लिए मैं अगर ऐसा बोलूं कि एक पत्थर ले, एक पत्थर को ऐसे पानी में गिरा दे पटाख से, जैसे पत्थर को तो पानी में गिराएगा तो तू देखता होगा वो सर्कुलर शेप के ना भंवर टाइप बन जाते हैं जो फैल रहे होते हैं। अगर ये चीज कैच कर रहे हो तो सब लोग हार्ट का साइन बना दे। क्योंकि मैं यहां पर कोई एनिमेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल जो टेक्निकल तरीके हैं बढ़िया तरीके देसी भाषा में समझ। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी तुझे तो फिर मैं एनिमेशन नेक्स्ट क्लास में प्ले करा के दिखा दूंगा, लेकिन बिना एनिमेशन के समझ ले रहा है तो सच्ची कोई बात ही नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं नीचे पानी है, तालाब है, मैंने पत्थर गिरा दिया छोटा सा, जैसे पत्थर को गिरा देते हैं तो क्या तूने देखा वो ऐसे इस प्रकार के सर्कुलर शेप में ऐसे 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 ये फैलते चले जाते हैं। सबने देखा होगा रिपल, आप बिल्कुल कह सकते हैं रिपल। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या पानी जा रहा होता है क्या उधर? नहीं, पानी नहीं जा रहा होता है, एक तरह से वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है एक जगह से दूसरी जगह, ये पैटर्न जा रहा होता है। तो जैसे ये पैटर्न आगे की तरफ जा रहा होता है ये हर दिशा में जाता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने यहां पर फेंक के मारा पैटर्न, पत्थर फेंक के मारा और ये एक ऐसा गोला बन गया, ऐसा गोला, ठीक। तो ये गोला कुछ इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे, ये आपने देखा होगा, ठीक, ठीक है सर। तो मैं अगर एक सवाल आपसे पूछूं, मैं कहूं कि भाई साहब इस जगह मैं पत्थर फेंक के मारने वाला हूं, बोल ठीक है, और यहां मैंने काम किया 8 डिस्टेंस दूरी पर, सपोज मैंने एक छोटा सा पत्थर रख दिया, कागज का टुकड़ा छोटा सा, ठीक, ठीक है सर जी, और 8 डिस्टेंस दूरी पर ही मैंने यहां पर भी एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया हरे रंग का, बोल ठीक है, और 8 डिस्टेंस दूरी पर ही मैंने इधर भी एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया, छोटा सा कागज का टुकड़ा, पत्थर में यहां फेंकने वाला हूं, ये पानी है पूरा, ये पानी है, पानी पत्थर में यहां फेंकने वाला हूं बिल्कुल इस जगह पर, और आर डिस्टेंस दूरी पर मैंने यहां पर कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे यहां पे पत्थर मैंने रख दिए, छोटे छोटे कागज के टुकड़े मैंने यहां पर रख दिए, पतले से, जिनका मास बहुत ही कम था। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही मैंने यहां पर पत्थर गिराया पटाश, तो क्या यहां से ये जो भी रिपल फॉर्म हुई होगी वो ऐसे फॉर्म होकर आगे बढ़ती चली जा रही होगी, बोला फैलती चली जा रही होगी। तो अगर
ये सारे के सारे, ये 3 3 6, ये 6 के 6 कागज के छोटे से टुकड़े अगर यहां से 8 डिस्टेंस दूरी पर मैंने रख रखे हैं, तो क्या तुझे इनकी फील आ रही है? इन कागज के टुकड़े पे अगर तू फोकस करेगा तो पहले सन्नाटे में जी रहे होंगे, और जब इनसे पल्स पास की होगी तब ये ऊपर उठे होंगे, और फिर ये ऊपर उठ के वहीं लगे होंगे, पल्स चली गई होगी। तो मजे की बात यह है कि अगर ये डिस्टेंस आ रहा है, 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 तो ये सारे के सारे एक साथ उठे होंगे, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने में पल्स को एक ही टाइम लगा होगा। अगर मैं बोलूं t बराबर 0 पर हमारा भंवर स्टार्ट हो गया, फैलना शुरू हो गया, तो अगर इसको यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा होगा उतनी देर में वो यहां भी पहुंचा होगा, 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 हर दिशा में बराबर बराबर टाइम लगा होगा उसको, या सेम टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर की होगी उसने। तो अगर मैं बोलूं कि 1 सेकंड में वो यहां से पहुंच गया, तो यहां से यहां भी पहुंचा होगा, सर्किट डायग्राम, सॉरी वाला डायग्राम कुछ ऐसा बन गया होगा। मतलब एक साथ 6 के 6 कागज के टुकड़ों पर एक साथ वो डिस्टर्बेंस पहुंचा है। तो अगर मैं उस 6 के 6 टुकड़े में किसी एक टुकड़े में फोकस करूं, तो वो टुकड़ा तुझे पहले जमीन पर दिखेगा, मतलब ऐसे दिखेगा फर्श पर, उस पर पानी पर, फिर वो ऊपर उठेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर वो नीचे आएगा और पल्स जो है वो दूर चली जाएगी। जो कहानी इसकी होगी वही कहानी सबकी होगी। मतलब 6 के 6 एक साथ उठेंगे, एक साथ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेंगे और एक साथ नीचे आएंगे। इसका मतलब इनका जो मोशन है, इनका मोशन सबका एक जैसा एक साथ हो रहा है। सब एक साथ सबसे पहले सन्नाटे में जी रहे थे, एक साथ उठे, एक साथ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचे, एक साथ फिर नीचे आए। इसका मतलब मैं ऐसे कह दूं ये सारे के सारे क्या है? बोले सर ये सारे के सारे सेम फेस में है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इन सब का ऐसे 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 इन सबका फेस सेम है। तो इसका मतलब ऑल द पार्टिकल्स जिनका फेस सेम होता है उसके लोकस को हम लोग बोल देते हैं वेव फ्रंट। इसका मतलब इस डायग्राम के लिए मैं बोल सकता हूं इसका वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा? सर्कुलर, सर्कुलर वेव फ्रंट हो गया। बोले ठीक है सर, ओके। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर एक छोटा सा बल्ब है लाइट का। जैसे आपने बल्ब जलाया, लाइट निकली, क्या लाइट पर्टिकुलर दिशा में जाएगी, या इधर भी जाएगी, 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 हर दिशा में जाएगी? बोले हर दिशा में जाएगी। अगर लाइट हर दिशा में जाने वाली, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो मैं ऐसा बोलूं टी टाइम में क्या लाइट इधर सीटी डिस्टेंस चली होगी, इधर भी सीटी 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 चली होगी, इधर भी सीधा स्पीड ऑफ लाइट, इधर भी सीटी चली होगी, इधर भी हर जगह सीटी सीटी चली है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो क्या मैं बात बोल दूं कि सर टी टाइम में ये डिस्टर्बेंस जो निकला है वो इधर भी सीटी, इधर भी सीटी, इधर भी सीटी, ये एक तरह से हर दिशा में गया है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर इसका मतलब इसका जो वेवफ्रंट आने वाला है वो वेवफ्रंट कैसा आ जाएगा? स्फेरिकल आ जाएगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। पास ऑन मांगिए। एक बच्चा कह रहा है व्हाट इज लोकस? अब क्या कर रहा है? मैथ्स नहीं पढ़ी क्या है? लोकस का मतलब बिंदु को बिंदु से मिलाओ तो उनका जो डायग्राम सा बन जाता है। बिंदु को बिंदु से बनाओ, जो उसका, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है किसी प्लेन में कि फिक्स पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो उसकी लोकस क्या हो जाएगा? सर्किल, है ना? मैं कहता हूं ऐसे पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि मेरे इस हाथ से 8 डिस्टेंस दूरी पर है, हमेशा 8 डिस्टेंस दूरी पर है और मूव भी कर रहा है और एक प्लेन में है, तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा? उसका लोकस कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। ये मैथ्स का पार्ट है यार, इतना तो आना चाहिए तुम्हें, है ना? या मैं ऐसा बोलूं कि सर यहां पर एक पॉइंट है सपोज ए, ठीक है, और यहां पे 2 पॉइंट है, मतलब ठीक है, मैंने इनके बीच में धागा बांध दिया ढीला सा, फिर मैंने काम किया कि भाई साहब पेन लिया, पेन से ऐसे धागा को टाइट कर दिया,